नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए विज्ञान विषय कक्षा 9 के अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है आपका, देख लीजिए। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? पहला है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। इसके लिए आपका उत्तर होगा वाष्पीकरण विधि। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। इसके लिए ऊर्ध्वपातन विधि। तीसरा है धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। इसके लिए निस्पंदन या छानन विधि। चौथा है दही से मक्खन निकालने के लिए। दही से मक्खन निकालने के लिए किसका प्रयोग करोगे? अपकेंद्रण विधि का। पांचवा है जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण कीप। कीट की जगह आएगा यहाँ पे कीप, गलती से ये मिस्टेक हो गई, कीप आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, यह अक्सर हम घर पे करते हैं छानन विधि द्वारा। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में, यह हमने बचपन में बहुत किया है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। आगे भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, इसके लिए आएगा फटकन विधि। आगे पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए छानकर विधि का प्रयोग किया जाएगा। लास्ट है आपका पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी। यह ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पहला प्रश्न समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, घुलेय तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग, यानी इनमें से कौन कौन से शब्दों का हमें प्रयोग करके चाय तैयार करनी है। तो देखते हैं उत्तर इसका। चाय बनाने के लिए हम निम्न चरणों का प्रयोग करेंगे। पहला चरण क्या है? पहले छोटे बर्तन में पानी जो विलायक है लेंगे, फिर उसमें चाय की पत्ती विलेय होती है और चीनी विलेय डालेंगे। फिर बर्तन को गर्म करेंगे और कुछ देर बाद पानी उबलने लगेगा और पानी का रंग बदल जाएगा। करीब 5-6 मिनट के बाद चाय को छान लेंगे और छानने से चाय की पत्ती यानी अवशेष होता है वो बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार हम चाय तैयार करेंगे। आगे आपका तीसरा प्रश्न, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों को घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमानों पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। ये तालिका आप देख लेना। आगे देखते हैं क्या है इस प्रश्न। पहला प्रश्न है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? आपका उत्तर है 31 ग्राम। क्यों है 31 ग्राम? देख लीजिए, क्योंकि 100 ग्राम पानी में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है, इसलिए 50 ग्राम पानी में 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट होगा। यानी आपके प्रश्न में 100 ग्राम दिया हुआ है और उसकी मात्रा थी 62 ग्राम। अब इसमें पूछा हमें 50 ग्राम में, तो 62 का आधा कितना हो गया हमारे पास? 62 का आधा हो गया, ये 2 का भाग दोगे तो 31, ये उत्तर आ गया आपका 31 ग्राम। दूसरा है प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी? स्पष्ट करना है। इसका उत्तर है ठंडा होने पर पोटेशियम क्लोराइड की घुलनशीलता कम होने जाने लगेगी, जिससे पोटेशियम क्लोराइड ठोस कणों के रूप में हो जाएगा। अतः ठंडे विलयन में पोटेशियम क्लोराइड के शुद्ध क्रिस्टल दिखने लगेंगे। आगे देखते हैं। तो इसका तीसरा प्रश्न आपका 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होता है? उत्तर है पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा हमारे पास 32 ग्राम है, जो आप इस चित्र में देख सकते हो। कितनी 200 कितना पूछा है? ये 293 पर, ये 32 है, फिर 36 है, फिर 35 है, ये 37 है। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, देख सकते हो। 32 ग्राम, 36, 35 और 37 ग्राम। आगे 293 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड सबसे ज्यादा घुलनशील होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पदार्थ मात्रा किसकी है? 37 ग्राम अमोनियम क्लोराइड की, जो यहाँ पे दिख रही है। आगे तापमान में परिवर्तन से लवण के घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर आपका तापमान में वृद्धि होने पर लवण के घुलनशीलता में वृद्धि होती है, यानी जितना अधिक तापमान होगा उतना अधिक लवण घुलेगा। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चौथा क्वेश्चन, निम्न के उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, इसको उदाहरण की सहायता से समझाएंगे। देखिए, जब विलयन में उसी तापमान पर और ज्यादा विलय न घोला जा सके तो इस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण, यदि नमक के किसी जलीय विलयन में उसी ताप पर और अधिक नमक न घोला जा सके तो नमक का यह विलयन कौन सा विलयन होगा, संतृप्त विलयन होगा। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसी पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण है आपका पानी। ये आपका चौथा प्रश्न। इसका चौथा का तीसरा है कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, देखिए, कोलाइड वह विलयन होते हैं जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है तथा इन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। जैसे मक्खन, मक्खन के अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखे जा सकते हैं। अब है निलंबन। निलंबन क्या होता है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है और इन कणों को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो यह कण तल पर बैठ जाते हैं। उदाहरण है पानी में चूना, पत्थर। आगे आपका पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सममांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करना है। किस किस को, सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो इनमें सममांगी कौन कौन से देख लीजिए, सोडा जल है, बर्फ, वायु, सिरका और छनी हुई चाय सममांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है लकड़ी और मिट्टी। आगे आपको ये नोट में लिख लेना, नोट लगा के NOTE, ठीक है। इसमें लिखना है आपको जो शुद्ध वायु होती है वो सममांगी मिश्रण है और अशुद्ध वायु विषमांगी मिश्रण होती है। आपका पांचवा प्रश्न समाप्त होता है। अगला है छठा प्रश्न, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल। आपको यदि एक जल दिया हुआ है तो आपको बताया नहीं गया है कि ये जल है, तो आप किस प्रकार पता लगाएंगे कि ये जल है। तो किस प्रकार लगाएंगे, देखिए, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। यदि दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ रंगीन द्रव क्या है, शुद्ध जल है। यह आपका छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है, यानी कौन सी वस्तुएं इनमें से शुद्ध पदार्थ है। बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। तो देखिए शुद्ध वस्तु है आपकी बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, वायु, पारा, ठीक है। सातवां प्रश्न समाप्त। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन की पहचान करें, यानी विलयन कौन सा, विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा। तो देखिए क्या है, मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा, ये सब क्या है, विलयन है। किस प्रकार है, विलयन एक सममांगी मिश्रण होता है। विलयन में विलय कणों का आकार बिल्कुल सूक्ष्म होता है। विलयन के कणों को सूक्ष्म दृष्टि से भी नहीं देखा जा सकता है। यह आपका आठवां प्रश्न समाप्त। आगे देखते हैं नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। उत्तर है आपका दूध और स्टार्च विलयन, क्योंकि यह कोलाइड विलयन है। यह दोनों टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करना। ये नीचे दिए गए हैं, इनको तत्व कौन से हैं, यौगिक कौन से और मिश्रण कौन से, इनमें छांटना है। किन किन को छांटना है, सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त। तो तत्व है आपके सोडियम, चांदी, ये किन नहीं है, किन की जगह आप लिख लेना यह है टिन है। यहाँ पे छपने में मिस प्रिंटिंग हो गई है, यह आपका टिन। तो देख लेना क्या है, टिन। यौगिक कौन कौन से है, यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, साबुन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण में आ गया आपका चीनी का घोल, मिट्टी, वायु, कोयला, रक्त। अब आप इनकी परिभाषा देख लिए, तत्व क्या होता है, ये वैसे तो पूछा नहीं है पर आप एक बार देख लिए। तत्व
एक तत्व एक पदार्थ है जो एक प्रकार के परमाणु से बनता है। जो एक प्रकार के परमाणु से बनता है वो क्या है? तत्व होता है। यौगिक क्या होता है? एक यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ है जो अणुओं को बनाने के लिए रासायनिक रूप से एक साथ बंधे होते हैं। आगे है मिश्रण की परिभाषा। मिश्रण उन पदार्थों का एक संयोजन है जो रासायनिक रूप से एक साथ बंधे नहीं होते हैं। यह आपका 10वां प्रश्न। आगे आपका 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न आपके निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनाना, मोमबत्ती का जलना। आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपके क्लास 7 में है। वहाँ पे क्या है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जो वस्तु किसी चीज़ को मान लो हमने तोड़ दिया, वापस जोड़ने पे उसी वही वस्तु प्राप्त हो जाए तो वो कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। वो रासायनिक परिवर्तन वही चीज़ हमें दोबारा प्राप्त नहीं होती है। अब देखो पौधों की वृद्धि हो रही है। पौधे किससे बनते हैं? बीज से अंकुरित होकर। अब बीज से अंकुरित होने पे पौधा बन गया। अब पौधे को वापस बीज बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। इसकी क्या है देखिए, पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं जिनसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पौधों की वृद्धि होती है। लोहे में जंग लगना, लोहा नमी के संपर्क में आकर अवांछनीय पदार्थ बनाता है, यानी लोहे पर जंग लगने पे वो लाल भूरा हो जाता है। क्या वापस उसी प्रकार का लोहा बना सकते हैं क्या? नहीं बन सकता है, क्योंकि लोहे का सूत्र होता है हमारे Fe और जो जंग लगने के बाद हो जाता है Fe2O3। इसको वापस इसमें नहीं परिवर्तित किया जा सकता, इसलिए ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। आगे खाना पकाना। खाना पकाने के समय वाष्प उठती है जो रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन भी हमारे रासायनिक परिवर्तन में होता है। मोमबत्ती जल गई, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। अब जल से बर्फ बनना, ये रासायनिक परिवर्तन क्यों नहीं है? क्योंकि जल से बर्फ बन गई, बर्फ से वापस जल बन जाता है और जल से फिर वापस बर्फ बन जाती है, यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चूर्ण तथा बालू को मिलाना। अब लोहे के चूर्ण को बालू, मिट्टी में मिला दिया बालू है ना, तो वापस इसको हटा सकते हैं और अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन हो गया। इस प्रकार आप रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे बस इतने ही प्रश्न है। आपका बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।